आज मैं आपको एक डेफिनेशन बताना चाहता हूँ, जिसका नाम है ओलंपिज्म। ओलंपिज्म जो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, जिसका डेफिनेशन ऐसे कर सकते हैं कि ब्लेंडिंग अबाउट स्पोर्ट्स विद कल्चर एंड एजुकेशन। यानी स्पोर्ट्स का कल्चर और एजुकेशन का ब्लेंड जो होगा वो आपका ओलंपिज्म होगा। हम खेलें लेकिन हम एजुकेट भी हों, हम कल्चर को भी एक्सचेंज करें, उसका माध्यम स्पोर्ट्स बने। तो उसने उन्होंने इस चीज को लेके, इस कॉन्सेप्ट को लेके आगे बढ़ना बात किया। उन्होंने काफी जगह बात की, और उस टाइम पता था सबसे बड़ा जो एक कॉलोनी सिस्टम के हेड थे वो थे यूके के, यानी यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन। और पीडी कुबर्टिन थे फ्रांस की। और फ्रांस का और यूके का आपस में बनता नहीं था, क्योंकि फ्रेंच के अलग कॉलोनीज थे और यूके के अलग कॉलोनीज थे। और पीडी कुबर्टिन एक रॉयल फैमिली से आते थे, पर वो एक लिटरेट और एक एजुकेशनिस्ट बाय प्रोफेशन, और फिजिकल एजुकेशन से काफी उनका लगाव रहता था। तो उन्होंने क्या किया था, एक बुक फेयर हुआ था 89 में। तो उन्होंने एक छोटा सा क्वेश्चन आयर जो हम लोग आज भरवाते हैं, उन्होंने ये क्वेश्चन आयर 89 में भरवाया था बुक फेयर में। जो अलग अलग लोग आए थे कि स्पोर्ट्स के बारे में क्या रुझान है आपका, आपको क्या लगता है, ऐसे करके। अब जैसे जैसे ईयर बैठा बढ़ता रहा, एक खास बात ये था कि पीरियड कुबर्टीन के खास मित्र थे, उनका नाम था रूजवेल्ट। रूजवेल्ट वो थे जो यूएसए में थे, और वो बाद में जाके यूएसए के प्रेसिडेंट भी बने। ठीक है, तो उनका ये लिंक काफी काम आया मॉडर्न ओलंपिक गेम को स्टार्ट करने में। जैसे मैंने बताया था कि यूके का और फ्रेंच का आपस में नहीं उतना टाई अप बनता था, क्योंकि दो अलग अलग कॉलोनीज थे। पर चूंकि पीडी कुबर्टिन एक रॉयल फैमिली से थे, एक एजुकेशनिस्ट बैकग्राउंड से थे, और उनका एक अच्छा रिलेशन था रूजवेल्ट से जब वो प्रेसिडेंट नहीं थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं यूएसए जाऊंगा अपने फ्रेंड के पास। और सवाल आता है कि वो यूएसए ही क्यों जाएंगे। यूएसए उस टाइम पे एजुकेशन बहुत आगे था, वहाँ नंबर ऑफ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, स्कूल वहाँ बहुत सारे ज़्यादा थे। तो उन्होंने बोला कि वहाँ एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, मेरा फ्रेंड भी वहाँ पर है, मैं इस कॉन्सेप्ट को लेकर वहाँ जाऊँगा। तो उन्होंने सबसे पहले कन्विंस करने की कोशिश की आपको रूजवेल्ट को, यूएस। तभी जाके 89 में एक फिजिकल एजुकेशन के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हुआ, जहाँ उन्होंने क्वेश्चन बांटा, और उससे एक रुझान ये आया कि हाँ, हम लोग इस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट ईयर 89 के बाद 1892। 1892 में क्या होता है, एक उन्होंने एक कांग्रेस बुलाया, जिसको बोलते हैं 25th कांग्रेस, जहाँ कुछ रिमार्क्स दिए गए पीएडी कुबर्टिन के द्वारा। उन्होंने एक आइडिया दे दिया कि हम लोग कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जहाँ सब कंट्री को एक जगह लेके आएंगे, हम लोग बात करेंगे ओलंपिक्स गेम का। पर वो उस टाइम वहां तक उनके आइडियाज को लोग हल्के में ले रहे थे। तब एक कांग्रेस और बुलाया गया 1894। 1894 में कांग्रेस बुलाया गया पेरिस में। और उस पेरिस में जहाँ बुलाया गया, उस एक यूनिवर्सिटी था जिसका नाम था सेबनोर यूनिवर्सिटी, पेरिस। 1894 23 जून को 1894 का वेरी इंपॉर्टेंट डेट है, आप भूलिएगा नहीं कभी भी। 23 जून 1894 पेरिस में आईओसी का गठन हुआ, फाउंडेशन डल गया, और आईओसी कमिटी बनी 1894। और विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ 2 इयर्स, यानी 1896 में फर्स्ट ओलंपिक्स, मॉडर्न ओलंपिक्स गेम उन्होंने कंडक्ट कराया। पर क्या हुआ उस 1894 पेरिस के कॉन्फ्रेंस में, वहाँ बात हुई कि हम लोग बात करेंगे मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। तब सबने पूछा कि वो मॉडर्न ओलंपिक गेम होगा कैसा, कैसा दिखेगा, क्या हम लोग एथेंस जाएंगे जहाँ एंशिएंट ओलंपिक गेम्स था। तो पीडी कुबर्टिन ने बोला कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट चेंज होगा, वो एंशिएंट था, ये मॉडर्न होगा। एंशिएंट ओलंपिक गेम में क्या था कि ओलंपिक गेम्स एक पर्टिकुलर स्पेस में ही होता था, हमेशा एथेंस में ही हुआ करता था, कुछ नहीं होता था। और मॉडर्न ओलंपिक गेम में बोला कि एक फास्ट चेंज होगा, कि जो ओलंपिक गेम का जो वेन्यू होगा वो वर्ल्ड में ट्रैवल करेगा, थ्रू आउट द वर्ल्ड ट्रैवल करेगा। उनके पीछे उन्होंने लॉजिक दिया कि जब हम लोग ओलंपिक मूवमेंट को एक वेन्यू से उठा के नेक्स्ट वेन्यू में जाएंगे, तो वहाँ के कल्चर के, वहाँ के लोग को जानने का, देखने का, समझने का मौका मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी टोक्यो में गेम्स होने वाला है, जैसे ही लोग इंडियन एथलीट्स टोक्यो जाएंगे तो टोक्यो कल्चर को समझने का मौका, टोक्यो वाले जापानीज को भी इंडियन कल्चर को समझने का मौका, ये एक्सचेंज होगा। यही उनका मेन व्यूज था कि वेन्यू को हम लोग को कीप ऑन चेंजिंग करना है, कीप ऑन मूविंग करते रहना है, ताकि जो एक्सचेंज हो वो उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा हाई रहे, पहला। दूसरी बात,
उन्होंने कहा कि गेम जो होगा वो एमेच्योर होगा। एमेच्योर का मतलब था कि ज्यादा हम कोई जीतने पे हम प्राइज नहीं है, ये फर्स्ट प्राइज ये है, सेकंड प्राइज ये है, बोला कि नहीं, ऐसा हमें नहीं करना है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि एथलीट के लिए पार्टिसिपेशन मोर इम्पोर्टेंट देन विनिंग था। एक बहुत ही ब्रॉडर टर्म है और सोचने वाली बात है कि पीडी कुबर्टी ने उस टाइम ये बात कहा कि पार्टिसिपेशन इज मोर देन विनिंग, नंबर वन। नंबर टू, स्ट्रगल इज इम्पोर्टेंट देन ट्रिम्प। यानी आप जीतने के लिए जो स्ट्रगल करते हो, जो फाइट करते हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पेयर टू आपके मेडल्स की। अब वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, ये समझना है कि उन्होंने इसलिए कहा उस टाइम के जो यूथ थे ना, वो जो यूथ था उनका एनर्जी डिस्ट्रक्टिव वे में जा रहा था। कैसे जा रहा था? मोस्टली गेम यूरोप में हुआ था स्टार्टिंग में। तो जो यूरोप था वो बटा हुआ था डिफरेंट डिफरेंट कॉलोनीज पावर में, फ्रेंच का, डच का, इंग्लिश का, पुर्तगाल का। तो जो पीपल थे वो, उनका एनर्जी था कि फौज में जाना है, कॉलोनी क्रोच करना है। तो ये डिस्ट्रक्टिव वे थे। तो और आपस में वार करते थे, फ्रेंच का वार हो गया या इंग्लिश का वार हो गया डच से। तो ये वार चलता था। इससे क्या था, काफी लोगों का नुकसान होता था, डेथ होते थे, लाइफ लॉस होता था। तो कुबड्डी ने बोला कि स्पोर्ट्स एक मीडियम होगा जहां आपकी जो एनर्जी है वो निगेटिव वे में ना जाके पॉजिटिव वे में हम चैनलाइज करेंगे। इसलिए भी मॉडर्न ओलंपिक गेम्स एंशिएंट ओलंपिक गेम्स से अलग होता है। तो नंबर थर्ड, गेम्स में सिर्फ गेम्स नहीं होगा। फर्स्ट ओलंपिक गेम्स में सिर्फ हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स का नहीं, वहाँ आर्ट, कल्चर, पेंटिंग, म्यूजिक, ये सब कुछ होता था। अलग अलग कॉम्पिटिशन होते और 16 डे का एक फेस्टिवल वो कंडक्ट कराते थे। लेकिन सरप्राइजिंग बात ये था कि फर्स्ट ओलंपिक गेम का जितना भी फंडिंग था, ऑलमोस्ट मेजोरिटी ऑफ द फंड जो फंडिंग किया गया था वो किया गया था पीडी कुबर्टी के द्वारा। यानी इस बंदे ने अपना पर्सनल मनी इन्वॉल्व किया था गेम्स को कंडक्ट करने के लिए, क्योंकि उनके आइडियाज पे कोई शुरुआत में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं था। और आपको पता है कि कोई भी वर्ल्ड लेवल का ऑर्गेनाइजेशन आप करोगे तो आपको एक इकोनॉमिक एक रिसोर्स चाहिए होता है। तो उस बंदे ने अपना फंडिंग उसमें इस्तेमाल किया और सिर्फ 13 कंट्रीज ने और करीब 262 एथलीट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और ये स्टार्ट हुआ था 6 अप्रैल 1896 में। लेकिन जैसे ही 1900s में गया और उस जो गैप 4 साल का गैप था, उस गैप में काफी कंट्रीज आईओसी के साथ जुड़ना शुरू कर दिए और धीरे धीरे वुमेन्स पार्टिसिपेशन बढ़ा और सब चीजें जैसे कहते हैं स्टेप बाय स्टेप बढ़ती चली गई। पर ऐसा नहीं है कि वहां के बाद ओलंपिक गेम ने या आईओसी ने सिर्फ सीधा रास्ता देखा, नहीं, काफी अप्स एंड डाउन्स आई थी। अब हम लोग तो डिस्कस करेंगे कि क्या क्या जर्नी में अप एंड डाउन आया। तो जैसे कि आप जानते हो कि 3 बार अभी तक ओलंपिक गेम्स नहीं हुआ है। तो कब? जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तब, और कब? सेकंड, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। यानी आप ये इमेजिन करो कि जो गेम्स थे वो वर्ल्ड वॉर की वजह से 3 गेम्स नहीं कंडक्ट कर पाए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कंट्रीज का कंट्रोल ज्यादा था आईओसी के ऊपर। यानी कि कोई कंट्री चाहेगा तो गेम्स बंद करवा देगा, या कोई कंट्री चाहेगा तो गेम्स चालू रहने दिया जाएगा। पर ये कभी भी एक ओलंपिक मूवमेंट के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ओलंपिक मूवमेंट जो है ये एक पॉजिटिव चीज है। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, यानी 1940 और 1944 जब 2 गेम्स नहीं हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, और उसके पहले 1936 की ओलंपिक्स गेम हुई थी। तो अब इसको थोड़ा क्रिटिकली एनालाइज करते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले का ओलंपिक गेम्स और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का ओलंपिक गेम्स काफी वास्ट चेंजेस है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले का जो ईरा था ओलंपिक गेम्स का, उसमें मोस्ट ऑफ द वेन्यूज ओलंपिक गेम्स के वो यूरोप में थे। ओके, यूरोप बहुत पावरफुल था। और आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओलंपिक गेम्स आउट ऑफ यूरोप भी निकला, एशिया में भी आया, साउथ अमेरिका में भी ट्रेवल किया, सब जगह ट्रेवल किया गया। अब सवाल यह आता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट क्या पड़ा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का 2 तरह का इम्पैक्ट पड़ा, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा और एक निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा। थोड़ा सा और हम बात करते हैं। ये बोलना चाहता हूँ कि मैं कि पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स, ये 2 पॉइंट बड़े एक सिक्के के 2 पहलू रहे, पर कभी कोई पहलू ज्यादा भारी रहा। स्टार्टिंग में पॉलिटिक्स काफी भारी रहा। किसके ऊपर? स्पोर्ट्स के ऊपर। कैसे रहा? जैसे मैंने बताया कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे गेम्स कंडक्ट नहीं हुए, ठीक है।
नंबर 2, आप जानते हो कि 1980 में भी बाइकआउट हुआ था ओलंपिक्स गेम का। क्यों हुआ था? मॉस्को में 1980 ओलंपिक गेम्स था और उस टाइम यूएसए लेड कंट्रीज ने मॉस्को ओलंपिक्स का बाइकआउट किया था। यानी वर्ल्ड जो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो धड़े बट गया था, ईस्टर्न ब्लॉक एंड वेस्टर्न ब्लॉक। ईस्टर्न ब्लॉक तो जो वो लीड बाई रशिया था और वेस्टर्न ब्लॉक तो जो वो लीड बाई यूएसए था। जैसे 1980 में रशियंस ने गेम कंडक्ट कराया मॉस्को में, तो यूएस लेड कंट्री ने कहा कि हम इसको बाइकआउट करते हैं। बहुत सारी कंट्रीज नहीं आ पाई, पर नुकसान किसको हुआ? नुकसान उस थॉट को हुआ जिसने ये कहा था कि बेटर पीपल बेटर वर्ल्ड, स्पोर्ट्स एक मीडियम है वर्ल्ड को चेंज करने का, स्पोर्ट्स एक मीडियम है आदमी में वैल्यू क्रिएट करने का। लेकिन कौन हावी हो गया? पॉलिटिक्स हावी हो गया। उसके बाद 1980 के बाद आता है 1984, जब गेम हुआ था लॉस एंजलिस में। मतलब जब लॉस एंजलिस में गेम हुआ तब रशियंस लेड कंट्रीज ने बाइकआउट किया था। मींस बैक टू बैक दो बाइकआउट हुए, 1980 और 1984। ये चीज ज्यादा सोचने को मजबूर किया आईओसी को कि क्या हम इतने कमजोर हैं कि जब कोई कंट्री बाइकआउट करता है तो बाइकआउट हो जाता है। मतलब वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहे थे आईओसी। क्यों नहीं हो पा रहे थे? उसके पीछे कारण ये था क्योंकि उसके पहले जो वर्ड था पीडी कोबर्टी ने जो कहा था वो कहा था एमेच्योर गेम्स, जहां मनी इन्वॉल्व नहीं होगा। और हमने बहुत पहले बात कहा था कि गेम्स कंडक्ट कराने के लिए आपको रिसोर्स चाहिए। तो आईओसी को गेम कंडक्ट कराने के लिए किसके पास जाना पड़ता था? किसी कंट्री के पास। अब कोई भी कंट्री उस गेम को तभी ऑर्गेनाइज करता था जब वो देखता था कि इसको ऑर्गेनाइज करने से मुझे क्या फायदा। ओके, तो जब बात ऐसी होती है तो स्पोर्ट्स के ऊपर पॉलिटिक्स चढ़ जाता है, और जब पॉलिटिक्स चढ़ता है तो स्पोर्ट्स की कठपुतली बन जाती है। तो इसीलिए 84 के टाइम क्या हुआ, आईओसी ने डिसाइड किया नहीं, हम लोग अपना फंड खुद जनरेट करेंगे, हम लोग किसी कंट्री पर डिपेंड नहीं होंगे। तब उन्होंने कहा कि लेट्स इंट्रोड्यूस प्रोफेशनल अप्रोच। तो 1984 के बाद जो ओलंपिक्स गेम हुए सारे प्रोफेशनल ओलंपिक्स गेम्स हुए, यानी आईओसी के पास अपना फंडिंग था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता था उनके पास कि ये फंड कहाँ से लाएंगे जो क्लीन मनी हो, क्लीन मनी। उसी टाइम एक हुआ था टेलीकास्ट, आप देखिएगा कि लाइव टेलीकास्ट स्टार्ट हो चुकी थी, टीवी राइट स्टार्ट हो चुकी थी, तो वो राइट टाइम था। तो आईओसी ने अपना टेलीकास्ट राइट दिया एनबीसी, एक अमेरिकन कंपनी है उसको, उसने काफी फंड जनरेट करके आईओसी को दिया। उसके बाद इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने मुड़ के कभी फंड के मामले में पीछे नहीं देखा। उसके बाद उनका जो मनी जो फंड था वो कंटिन्यूसली रेज होता चला गया, वो अपने एक्सपेंस आराम से निकालते चले गए। इस कारण से आप देखना उसके बाद कोई ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं आया इन टर्म्स ऑफ फंड। एक बात हमने जो छोड़ा पहले वो था जो छिड़ा टॉपिक हुआ था एमेच्योर और प्रोफेशनल का। स्टार्ट हुआ था एमेच्योर गेम, फिर समय के साथ वो चेंज हो गया प्रोफेशनल में। इसलिए कहा गया है कि टाइम के साथ आपको चेंजेस लाते रहना चाहिए था। एमेच्योर गेम 1896 के लिए सही था, पर एमेच्योर गेम 1984 के बाद के लिए सही नहीं था, क्योंकि कंट्रीज गेम्स का इस्तेमाल कर रहे थे। एक और एग्जांपल देता हूं मैं पॉलिटिक्स स्पोर्ट्स का, वो था 1936 का बर्लिन ओलंपिक गेम। आप जानते हैं कि 1936 में बर्लिन में या जर्मनी में जो उनको लीड कर रहा था वो था एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर ने 1936 का बर्लिन ओलंपिक्स गेम जो कंडक्ट कराया वो कुछ इस तरह कंडक्ट कराया कि वो वर्ल्ड को बता सके कि हम कितने सुपीरियर हैं। और आपको जान के ताजुब होगी, पहला लाइव टेलीकास्ट गेम का कभी हुआ है तो हुआ है 1936 में। बर्लिन का जो स्टेडियम है उनका, वहां से 1 किलोमीटर दूर पे ऑडिटोरियम्स बने हुए थे बहुत सारे, कि जहां पब्लिक जो इस पे जगह ना मिल पा रहा है स्टेडियम में, वो जाके उस ऑडिटोरियम बैठ के देख सकता है। तो वहां से वहां तक लाइव दिखाया गया था पहली बार, 1 किलोमीटर के रेडियस में लाइव था। और ऐसे ऑन पेपर कहा जाएगा तो पहला लाइव टेलीकास्ट 1956 ओलंपिक्स गेम्स का हुआ था। ठीक है, पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि हिटलर ने भी पूरे वर्ल्ड को बताने के लिए कितने सुपीरियर हैं हम, उन्होंने गेम को स्टेज किया था बर्लिन में, और पूरे वर्ल्ड के लोग आए थे और देखे थे कि हाउ सुप्रीम हाउ स्ट्रॉन्ग दे आर। तो कहने का मतलब ये था कि पॉलिटिक्स स्पोर्ट्स का बड़ा ही एक एंगल ये रहा, पर इसका मतलब ये नहीं कि स्पोर्ट्स कभी ऊपर नहीं बैठा, पॉलिटिक्स बैठा है। जब भी कोई बड़ा बड़ा डिस्प्यूट्स होता है
और उनका कोई डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकालना पड़ता है तो स्पोर्ट्स उनके एजेंडा में नंबर 1 होता है। फॉर एग्जांपल, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में काफ़ी तनाव रहा। हम लोग देख भी रहे थे। 2018 में प्योंगयांग विंटर ओलंपिक्स गेम में आपने देखा होगा कि नॉर्थ कोरिया के लोग ट्रैवल करके साउथ कोरिया में आए थे। ये एक पहला मौका था जब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के लोग एक साथ एक टेबल में बैठे और उनका स्टेज क्या था? गेम्स। तो आपको स्पोर्ट्स आप ही देखते हो कि इंडिया पाकिस्तान में जब वॉर होता है या फिर जब कोई डिस्प्यूट होती है, जब उनको वापस मिलना पड़ता है तो क्रिकेट मैच खेलते हैं। तो स्पोर्ट्स सॉल्यूशंस है, कहने का मतलब स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है।